हाँ रवि, अपना थोड़ा परिचय दो पहले। सर मेरा नाम रवि मोहन मिश्रा है। मैं शहडोल जिले के बिहारी तहसील के ग्राम पंचायत कुनिया से आता हूँ। थैंक यू सर। रिलैक्स हो गया था। थैंक यू सर। मैंने अपना स्कूलिंग गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिहारी से की है। और सर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। और उसके बाद सर मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया। कहाँ से किया मास्टर? देश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। रीवा से किया है। अच्छा, किस विषय में किया मास्टर? सर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जी। लेकिन तुम्हारी हॉबी जो है, जी, अभिरुचि गजल सुनना होता है। जी। इंग्लिश में गजलें होती हैं? सर मैंने नहीं सुनी। आपने नहीं सुनी? सर मैंने सुनी नहीं है, हालांकि सब दूसरी भाषाओं में से होती हैं, हिंदी या बंगाली मराठी में भी होती है। सब में गजलें होती हैं? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। गजल क्या है? गजल सर एक डेफिनेट एक स्ट्रक्चर लेके चलती है। उर्दू पोइट्री का एक फॉर्म है जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। यस सर, उर्दू पोइट्री का। यस सर। और जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, जिसके सर जो पहला जिसका शेर होता है उसमें सर रदीफ और काफिया की पाबंदी होती है। और सर उसमें दूसरे शेर होते हैं, बाकी जितने भी शेर होंगे उसके दूसरे मिसरे में सर रदीफ और काफिया की पाबंदी। तो ये हम तो बहुत ज्यादा उर्दू में जानते हैं, पूरा हिंदी में समझाओ किस तरह का फॉर्म है ये? सर जैसे कि इसमें जो रदीफ और काफिया की जहाँ बात आती है, तो काफिया सर देखा जाए राइमिंग की बात होती है सर। किसकी बात होती है? सर राइमिंग। देखिए हम लोग बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, हमको गजल का ग नहीं पता। यस सर। एक बच्चे को गजल समझना है तो आप बताइए कि वो कैसे समझे गजल को? सर जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ सर। जैसे कि मुर्जा गालिब साहब की है एक गजल, तो जिसको रंजीत सिंह जी ने गाया था। सर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर लेकिन फिर भी कम निकले। तो सर यहाँ पे लास्ट में निकले जो आता है सर, तो ये सर यहाँ पर काफिया हो जाएगा, सॉरी रदीफ हो जाएगा। रदीफ? यस सर, रदीफ कहलाता है सर। तो इसका एक जो बन गया सर, इसका एक राइमिंग बन गई सर इसकी, निकले और निकले के। और जैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ख्वाहिश पर रिलैक्स रिलैक्स हो जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, नर्वस हो रहा हूँ। रिलैक्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंग्लिश का कुछ पोएट्री का फॉर्म बताइए मुझे। इंग्लिश पोएट्री का सबसे पॉपुलर फॉर्म क्या है? पॉपुलर फॉर्म सर रोमांटिक पोएट्री काफी पसंद है। इंग्लिश पोएट्री इंग्लिश में सर रोमांटिक फॉर्म नहीं, रोमांटिज्म, नैरेटिव पोएट्री भी होती है सर, एपिक पोएट्री भी होती है। हाँ, पोएट्री के प्रकार में सबसे पॉपुलर फॉर्म जो है इंग्लिश पोएट्री का क्या है? चलिए, जो पॉपुलर नहीं है वो बता दीजिए। सर जो मैंने पढ़ा है सर, जैसे कि एपिक पोएट्री मैंने पढ़ी है इंग्लिश सिलेबस में सर। सर जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएट्री है सर, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, एक बिब्लिकल इसमें पोएट्री है। एक इंग्लिश पोएट्री का एक फॉर्म है जो आजकल एक बड़ी पॉपुलर फोर व्हीलर कंपनी है, उसने अपना मॉडल्स नाम पे लॉन्च किया है। कुछ कनेक्शन गाड़ियां फोर व्हीलर समझते हैं? यस सर, यस। ठीक है, किया कंपनी है अभी। यस सर, यस सर। किया का एक बड़ा पॉपुलर मॉडल जो इंग्लिश पोएट्री का फॉर्म है, सोनेट। यस सर, सोनेट। यस किया ने एक सोनेट वाली लॉन्च की है। यस सर। तो सोनेट क्या होता है? सर 14 लाइन की पोएम होती है सर सोनेट, 14 लाइन। निकल बताओ सर कोई एक सोनेट बताइए। सर मुझे याद है कुछ पर विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं तो मैंने वो उस समय पढ़ी थी सर। सोनेट्स और भी लोगों ने लिखी है सर जी, और लोगों ने लिखी है सर। एक और फॉर्म होता है सर जिसे ब्लैंक वर्स का भी होता है सर, एक फॉर्म जिसमें राइमिंग नहीं होती है, तो आजकल वो भी किया जाता है। कहाँ से हैं आप? सर शहडोल जिले से हैं, बिहारी तहसील से। कहाँ से? शहडोल जिले, बिहारी तहसील से। क्या विशेषता है शहडोल की? सर शहडोल जिले की सर शहडोल जिले की सबसे विशेषता मुझे लगती है सर, एक तो जो उसका ज्योग्राफिकल फीचर है, जिसमें सर वो एक ट्राई जंक्शन बनाता है। क्या बनाता है? ट्राई जंक्शन बनता है सर वहाँ उसके सदर्न रीजन में। और सर जो मैकल हिल्स हैं वो मिलते हैं, और इसके अलावा सर सतपुड़ा मैकल, और उसके अलावा सर विंध्य कैमल और छोटा नागपुर के जो प्लेट्यूज हैं तो उसके कुछ माउंटेन्स के फुटहिल्स हैं वो मिलते हैं, तो एक फीचर ऐसा बनता है सर।
और सर इसके अलावा सर मेरे यहाँ बाणसागर प्रोजेक्ट है, एक सिंपल फीचर है। इसके अलावा सर हमारे यहाँ सर वहीं सुहागपुर में जो शहडोल डिवीजन है वहीं हमारे यहाँ विराटेश्वर मंदिर है जो काफ़ी टाइम का है। तो डिवीजन में अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। सर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है सर, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के पास में ही तो एक है, एक कंकाली माता हमारे यहाँ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है सर। सर इसके अलावा सर एक और जो अच्छा फीचर है सर, जैसे कि हमारी जो कुजीन है, व्यंजन हमारे यहाँ सर, कुटकी की खीर काफ़ी पसंद की जाती है। और सर इसके अलावा सर रसाज कढ़ी तो हमारे यहाँ काफ़ी। बिहारी भी कोई किसी चीज के लिए फेमस है? सर बिहारी तहसील में ही सर ये बाणसागर प्रोजेक्ट है ये सर। और इसके अलावा सर गोदावल वहाँ एक मेला भी लगता है और एक तीर्थ स्थान भी माना जाता है। शहडोल की स्थानीय लैंग्वेज कौन सी है? सर बघेली और हिंदी सर। बघेली और हिंदी। अच्छा, बघेली जो है, बघेली का बेल्ट जो है वो बस बताइए, बघेली के सबसे फेमस कवि कौन रहे हैं? बघेली जो है, जो जो डायलेक्ट है, बोली है, बोली है, भाषा है बघेली? सर ये बोली है सर, बोली है सर, अवधि से कुछ मिलती जुलती है। अवधि से ही बघेली का वो हुआ है, अवधि से निकली है। तो बघेली और अवधि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ही। बघेली के लोकल के कोई कवि बहुत फेमस नहीं है? बिल्कुल होंगे सर, पर मुझे नहीं, आपने गजल अपनी हॉबी बताई तो काव्य पे बात कर रहे हैं। आपके पसंदीदा गजलकार कौन है? सर गजल गीत गाने वाले सर, सर जगजीत सिंह जी। गजल गाने वाले। गजल लिखने वाले कौन है? लिखने वाले में सर गाने पसंद हैं कुछ, जो सर जगजीत सिंह ने जो गजलें गाई हैं तो एक अलग अलग शायरों को उन्होंने गाया है, जो भी शायर जैसे निदा फाजली मुझे अच्छे लगते हैं, तो जो उनकी कुछ गजलें मैंने सुनी हैं, गाने भी हैं। और भी ऐसे कई शायर जो जिनको जगजीत सिंह जी ने गाया है। उनकी गजलें किन किन शायरों ने लिखी हैं? जगजीत सिंह जिन गजलों को आवाज दी है उनके अल्फाज किन शायरों ने लिखे हैं? नाम सर बहुत डाइवर्स सर उन्होंने गजलें गाई। 2-3 मेमोरी जिनने शुरू से लेकर अभी तक कंटिन्यू बनाए रखा। सर जो कंटिन्यू बनाए रखा, सर जावेद अख्तर जी की भी कुछ गजलें गाई हैं, गुलजार साहब की भी गाई हैं, और निदा फाजली, चाहे वो गालिब साहब हैं, इनकी भी गजलें हैं। फिलहाल पूरब की कुछ गजलें हैं। कैफी आजमी का नाम? यस सर। 5 गजल गायकों के नाम बताइए। गजल गायक मत पहला तो जगजीत सिंह जी हैं, और उसके अलावा सर एक गुलाम अली साहब, बेगम अख्तर जी हैं, और मेहदी हसन साहब हैं। इसके अलावा मिर्जा गालिब, उनका मिर्जा नाम क्यों पड़ा था पता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। जगजीत सिंह जी की मृत्यु किस दिन हुई थी? सर 10 अक्टूबर 2011। क्या बनना चाहते हैं आप? सर डिप्टी कलेक्टर। क्यों बनना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि मैं इसमें सर जो सेटिस्फाई महसूस करूँगा सर, जिस तरह से डाइवर्सिटी है सर जॉब में, मुझे लगता है मैं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाऊँगा इसमें, और एक एसोसिएटेड रिस्पेक्ट भी है सर इस जॉब के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट सर वो है। कौन सा प्रयास है आपका ये? सर पहला प्रयास। अभी कमिश्नर प्रणाली हुई है तब, ये ठीक है? इससे अधिकार कम होंगे डिप्टी कलेक्टर के अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? सर इसकी मेरी जो टेक्निकलिटीज है अभी इन्फॉर्म नहीं है उसके बारे में। कमिश्नर प्रणाली के बारे में कुछ पता है? सर एक जो बेसिक जनरल में जानता हूँ सर, मैं बता सकता हूँ सर कि सर जो लॉ एंड ऑर्डर होगा, जो सिचुएशन आएंगे तो कमिश्नरेट के अंदर वो डायरेक्ट पुलिस हैंडल कर पाएगी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो हैंडल कर लेंगे लॉ एंड ऑर्डर। लोगों में तो चर्चा ये है कि कमिश्नरेट आने के बाद जो है प्रशासन के, डिप्टी कलेक्टर्स के पावर ऑलमोस्ट वो पावर जिनसे उनका रुतबा था, आपने कहा कि एसोसिएटेड रिस्पेक्ट है तो जो एसोसिएटेड रिस्पेक्ट था वो कम हो गया है। ठीक है, ये चर्चा है, और चर्चा क्या है ये फैक्ट भी है। तो अब क्या इस पूरी जानकारी के बाद आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर करूँगा। मुझे लगता है कि एसडीएम का रोल सर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी भी रोल है और हमेशा रहेगा सर।
पर क्या बिना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किए डेवलपमेंट संभव है? सर जो बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देखेगी और जो एसडीएम होंगे वो बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को देखेंगे। पर सर कमिश्नर जो प्रणाली अभी जो लागू हुई है ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुई है। ये जवाब, प्रश्न मेरा कुछ और था, आप जवाब से भटक गए। बिना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज संभव है? सर दोनों सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है तो तभी सर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पर सर एक कोऑपरेटिव साथ में होना पड़ेगा, पुलिस को भी और प्रशासन को भी साथ में, इस तरह से होगा तो बिल्कुल काम अच्छा होगा। डेवलपमेंट वर्क्स पे जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट वर्क्स पे रेवेन्यू ऑफ एसडीएम ध्यान देना चाहिए, क्या डेवलपमेंट वर्क्स पे ध्यान देता है वो, या आप एसडीएम हैं तो क्या डेवलपमेंट वर्क्स पे आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी या क्या कर पाता है? मुझे लगता है प्रायोरिटीज अगर मेरे जिले की बात की जाए सर तो मेरी सबसे प्रायोरिटी मेरी रहेगी सर सबसे ज़्यादा हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर सर तो मेरे यहाँ एनीमिक बहुत ज़्यादा है सर। हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं लगभग 70% सर। उसके लिए तो विभाग है ना, उसमें एसडीएम क्या करें? हेल्थ है उसके ऑलरेडी विभाग है उसमें, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एसडीएम का क्या रोल आएगा? सर डिवीज़न लेवल पर वो सर विभाग का मुखिया होता है तो वो मॉनिटर कर सकता है इन चीज़ों को। ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके थ्रू या क्योंकि विभाग का प्रमुख होगा सर उपखंड में, बिल्कुल मॉनिटर कर सकता है उसका इफेक्ट होता है। आपके पेशवारी का पिन कोड क्या है? सर 484774। क्या होता है पिन कोड? सर पिन कोड एक पोस्टल एड्रेस है सर, सॉरी पोस्टल जो भी एड्रेस में चाहिए होता है तो उसका एक PIN का फुल फॉर्म पूरा कब से लागू हुआ है इंडिया में पिन कोड? कौन अलर्ट करता है ये? बस एग्जैक्टली मैं अवेयर नहीं हूँ सर। इसमें जो आपने 484774 बताया तो ये कोई इसमें जो सीक्वेंस होती है इसका कोई लॉजिक होता है? सर भोजशाला विवाद क्या है? सर भोजशाला विवाद सर जहाँ तक मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, जो मेरी समझ है सर कि भोजशाला एक धार में एक जगह है और जहाँ पर काफ़ी पहले जो पुरानी मंदिर थी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसके पास एक दूसरा कोई मॉन्यूमेंट हो गया है तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा विवाद है। वहाँ किसकी मूर्ति स्थापित? अच्छा जी, सरस्वती माता की मूर्ति। और धार के की स्थापना किसने की थी? एक बात बताइए, अभी रोजगार की समस्या आपके सामने है, आपको एसडीएम अगर बना दिया गया तो आप छोटे स्तर पे सरकार से ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, फंडिंग नहीं है, छोटे छोटे लोग जो है उनको रोजगार कैसे, क्या प्लान है आपके पास कि 10 लोगों को भी अगर रोजगार देना हो तो आप अपने इनिशिएटिव प्रयास से कैसे करेंगे? सर जो भी सर मेरी जो योजनाएं गवर्नमेंट की हैं मैं उनको चैनलाइज प्रॉपर करना चाहूँगा सबसे पहले। जैसे कि सर अगर स्ट्रीट वेंडर योजना है उसका लाभ मिले लोगों को। इसके अलावा सर जैसे कि एग्रीकल्चर पर बेहतर काम हो सके, अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सके तो उनसे उनकी इनकम बढ़ पाए, एग्रीकल्चर इनकम बढ़ पाए। या जो यूथ ऐसा है जिसकी स्किलिंग नहीं है सर, तो अगर कुछ ऐसा जो लोकल कंपनीज वहाँ है उनको CSR के थ्रू या ऐसी कुछ परियोजना ला के उनको ये स्किल प्रोवाइड की जाए। क्या होता है CSR? सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। कब से लागू हुई भारत में? तो इसकी मुझे याद नहीं है। और ये कोई शासन की तरफ से बाध्यता है या फिर कॉर्पोरेट्स अपने मन से इस चीज को करते हैं? सर ये बाध्यता है सर, इसमें कंपनीज को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होता है देना होता है। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या फिर संसद का कोई अधिनियम लागू करके लाया है, बजट में आया है, कहाँ है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर जैसे कंपनीज एक्ट में इसका प्रावधान किया गया, कंपनीज एक्ट। बजट इस बार देखा आपने? सर रक्षा बजट कितना आवंटित किया गया? सर नंबर्स मुझे जैसे ध्यान नहीं है उसके। रक्षा एजुकेशन बजट कितना पास किया गया है? मुझे नंबर्स ध्यान नहीं है। चलिए बजट की 5 हाईलाइट बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है सर 7.5 लाख करोड़
तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हाईलाइट है इस बजट का। और सर उसके अलावा सर डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है सर, अच्छा हाईलाइट है। सर इसके अलावा सर जो अलग चैनल्स लाए जाएंगे फर्स्ट और 12th क्लास तक के, ये चैनल्स लाए जाएंगे PM विद्या जो पोर्टल है उसके थ्रू, तो एक ये एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। सर इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट हमारा काफ़ी कम है, 3 सर जो एक्सपेक्ट हम करते हैं रेवेन्यू जितना भी एस्टिमेट करते हैं, यदि उससे शॉर्ट फॉल हो जाए, उतना रेवेन्यू ना मिले तो सर वहाँ रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो एक 4 हो गए तो 5 हो। और सर जो ग्रोथ का जो प्रोडक्शन किया गया है सर 8.5%। बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी फील्ड में आगे बढ़ने की जगह PSC की तरफ रुख कैसे हुआ? बी के बाद लोग ME करते हैं, ME की तरफ जाने से अच्छा है, बी करते हैं, ME करते हैं, अच्छा होते हैं, फिर IAS देते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन है कि कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, वो कई साल तक MD किया, वो किया, इसके बाद फिर इस फील्ड में आते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सर आते हैं, इस तरह के कई इंस्टेंसेस हैं, लोग अपनी जॉब छोड़ते हैं फिर इस फील्ड में। तो एक डॉक्टर या एक इंजीनियर जिस पे सरकार इतना खर्चा करती है, एक सीट, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की सीटें कम हैं और सरकार उन पे करती है, सालों खर्चा करती है, एक डॉक्टर तैयार करती है, फिर वो सिविल सर्विसेज में वो सेवा देने आते हैं, तो क्या ये सही है, एथिकली सही है? सर मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल चॉइस है और गलत बिल्कुल नहीं है सर। क्योंकि सर कहीं भी जो भी एक्सपर्टीज़ जिसने हासिल की है उसका हमेशा पूरे जीवन यूज कर सकता है सर। और सिविल सर्विसेज में डाइवर्स लोगों को होना चाहिए, अलग अलग जिनको इन्फॉर्मेशन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के हों, इंजीनियरिंग फील्ड से हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सॉरी लॉज से हों, कहीं से भी हो, तो अलग अलग डाइवर्स लोग होने चाहिए सर एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा, लास्ट चीज़ है, SDM अगर आपको बना दिया जाता है तो SDM हुआ या कलेक्टर हुआ या IAS हुआ, उनको इतना बड़ा बंगला दिया जाता है, 4-4 गाड़ियाँ दी जाती हैं, 10-10 नौकर दिए जाते हैं, एक गाड़ी से काम चल सकता है कलेक्टर का, तो क्या ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है कि जहाँ एक गाड़ी से काम चल सकता है वहाँ 4 नौकर 4 गाड़ियाँ? इसको आप क्या, आपकी नज़र में क्या देखते हैं, आप क्या सुधार करना चाहेंगे? क्या ये ठीक है या वेस्टेज है या क्यों दी जाती है? सर जो ये सुविधाएं दी जाती हैं सर, क्योंकि काम आसानी से हो सके, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर प्रॉपर एकोमोडेशन व्हीकल्स या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए, क्योंकि जो कलेक्टर है जैसे कि उसका काम काफ़ी बड़ा काम रहता है, उसका पूरे जिले का उसको दौरा करना होता है, विभाग में जाना होता है, तो ज़रूरी है कि इमीडिएट उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहें, चाहे वो व्हीकल हो चाहे। अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट से बताया गया था कलेक्टर्स को जो दौरे करने चाहिए गाँव में वो लगभग न के बराबर है, दौरे लगभग नहीं हो रहे हैं और गाँव तक उनकी जो पहुंच होनी चाहिए थी वो लगभग नहीं हो रही। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो भी अगर देखें तो शहरों को जो फंड जो है बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप बात करें इंदौर नगर निगम की, तो इंदौर नगर निगम का जो बजट है उसमें ऑलमोस्ट 200 गाँव जो है उनका बजट उतना नहीं है। तो ये मिसमैनेजमेंट है या प्रायोरिटी लोग अपनी तय नहीं कर पा रहे। इसमें आप अगर पहुंचते तो आपकी प्राथमिकता करेंगे? सर क्या आपने प्राथमिकता पूछ रहे हैं ऐसा कलेक्टर इंदौर, क्या ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ, आपकी प्राथमिकता क्या होगी इसमें? सर बजट एलोकेशन को लेकर हाँ मैंने बताया, दो तीन चीजें मैंने जोड़ते हुए कही है। एक सिंगल प्रश्न नहीं कि कलेक्टर्स लोग जो है ग्राउंड भ्रमण नहीं कर रहे हैं और शायद उसका उसी का कारण है कि बजट का जो अलॉटमेंट है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए कलेक्टर के पास, नगर निगम के पास और भी एजेंसियां, जिला पंचायत जो है उनके पास आता है, वो बड़ा बैलेंस उसमें भी नहीं आता है। इस पूरे नेक्सस को या इस पूरे जो संतुलनहीनता को आप कैसे मैनेज करेंगे?
सर मुझे लगता है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो भी फंड आता है, जो सर जो अर्बन एरियाज़ हैं भारत के, वो सर हमारे ग्रोथ ऑफ फंड ही अच्छा इंजन ऑफ ग्रोथ। तो ये अर्बन एरियाज़ हैं। और सर रूरल एरियाज़ के लिए भी सर बिल्कुल फंड्स होते हैं, चाहे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू हों या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलग अलग योजनाओं में देती है, तो फंड्स आते हैं सर। और शहरों की एक और बात है सर कि वो खुद जनरेट करते हैं। ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर ऐसी ग्राम पंचायत है जो अपना खुद कुछ फाइनेंशियल उनके पास पावर होती है, बहुत कम, पर शहरों के पास होती है सर। और उनके पास ग्रोथ की काफ़ी संभावना है। ठीक।